ट्राई करते हैं। पता नहीं मैंने इसको प्रॉपर्ली स्टॉप किया है और वो चल रही थी रिकॉर्डिंग और पता नहीं वो एकदम से कहाँ क्या हो गया उसको, कहाँ चली गई, मुझे अभी मिल नहीं रही वो। मैंने उसको डाउनलोड्स में देखा है, उसको जूम में देखा है, उसका जो बैकएंड वो होता है जहाँ पे पता नहीं आई डोंट नो। दोबारा देखिए इसको एंड करने ये से मैम पहले। किसी मेंबर को पता है तो बता सकते हैं आपको, मुझे तो कोई आइडिया नहीं इसका मैम। ये देखो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, जब ये जी जी रिकॉर्डिंग मैम आपकी तब भी हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ पे वो लोकेट करनी पड़ेगी। हाँ वो लोकेट पता नहीं कहाँ पे करनी पड़ेगी, ये मुझे भी नहीं मिल रही। चलो मैं देख लूंगी उसको। मैम उसको ना आप फाइल्स में जाके ना वहाँ पे चेक कर ले। फोन पे किया या लैपटॉप पे? लैपटॉप पे किया, फोन पे नहीं हो रही थी। लैपटॉप पे फिर इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलें ठीक है, मैं इसको देख लूंगी, देखती हूँ इसको। चलिए स्टार्ट करें फिर। शेयर करूँ मैं वो क्वेश्चन जो हम देख रहे थे। मैम कर दें, 2 मेंबर कम है वैसे, चले करते हैं। चलो अब आप बता देना ना, आप उनको समझा देना। ठीक, ठीक है, हम सही है मैक्सिमम मैम, यूटिलाइज बिल्कुल करते ठीक हैं है। टाइम का। अच्छा कहाँ पे हम पहुंचे थे? ठीक है हम मैम। थे गैप की बात कर रहे थे। गैप का थोड़ी क्लैरिटी आई है कि हम गैप में क्या डिस्कस करें? हेलो जी जी मैम, स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें पूछें। मैम जो ये आर्टिकल्स हैं वो डाउनलोड नहीं हो सकती, वो पेड के अलावा नहीं, हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तभी वो डाउनलोड हो सकती हैं। यहाँ पे घर पे यहाँ डाउनलोड पे करने के बाद ही वो डाउनलोड हो सकते हैं। क्या करें मैम इसके लिए? देखो क्या नाम है आपका, नाम बताओ। सलमान। सलमान, ऐसा है ईसाई हब की एक वेबसाइट है, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी। उस आर्टिकल का ना DOI होता है। एक मिनट ठहरो, अगर मैं शेयर कर सकी यहाँ जी पर मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल का ना एक DOI नंबर होता है। एक मिनट जस्ट सेकेंड। ठीक है। तो आप उस पर पेस्ट करें ना तो कोई भी आर्टिकल हो आप निकाल सकते हैं। एक मिनट ठहरे, मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप मेरी स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? क्वेश्चंस देख रहे हैं या गूगल की वेबसाइट देख रहे हैं? क्वेश्चन, जी जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहे हैं मेरे। एक मिनट ठहरे। हेलो अच्छा ये देखिए, अभी आपको गूगल स्कॉलर नजर आ रहा है? हेलो जी सलमान, मैम आ रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ से ना ये जो 2 कॉमास हैं, यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, ये कोई भी रैंडमली मैंने उठा लिया है। देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं रेफरेंसिंग के, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड और ये जो वैंकूवर है। आपको इसमें से APA चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है आपकी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये वहाँ यहाँ से कॉपी करके आप बिब्लियोग्राफी जो एंड में रेफरेंस आर्टिकल्स बनाते हैं ना, वहाँ पे यहाँ से पेस्ट करते हैं उठाकर। एक तो ये चीज बतानी है। दूसरा देखो, कोई आर्टिकल आपने खोला, लेट्स सपोज ये तो खैर खुल जाएगा, कोई ऐसा खोलते हैं जो नहीं हो हमारे पास है। ये खोल देते हैं, देखो इसका कोई आर्टिकल नहीं है ना, ये तो PDF खुल जाना है और ये भी PDF में खुल जाएगा, ये नहीं खुल सकता और ये हमें चाहिए। इसको देख लेते हैं, एक मिनट।
देखो रमेश, ये विली ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इससे ये आर्टिकल है, ये हमें पूरा नहीं मिल रहा, ठीक है। जी मैम। और मुझे ये चाहिए, तो इसका ये जो DOI नंबर होता है ना, ये इसको कॉपी करके इसको पूरा कॉपी करना है। जस्ट अ सेकंड, ये जरा इसकी सर्च कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा ये स्लो है सुबह। इसका ये DOI नंबर कॉपी करना होता है। अगर ये कहीं नीचे दिया हो तो देख लेते हैं। नीचे दिया हो, इधर दिया हो, पहले। कुछ हुआ है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ये देखो, ये यहाँ से कॉपी किया, ये दिख रहा है साइहब की वेबसाइट। जी मैम। यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और यहाँ से आपका वो आर्टिकल खुल जाता है पूरा। इस तरह से आपको वो आर्टिकल जो नहीं मिल रहे, वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सलमान, देख रहे हैं आप? ठीक है मैम। जी मैम, देख रहा हूँ। ये वो इस तरह से आप, ये एक जुगाड़ होता है, ये जब आप घर पे रिसर्च करे होते हैं गूगल स्कॉलर से, तो फिर आप ऐसे करते हैं। पाकिस्तानी जुगाड़। जी, तो ये इस तरह से फिर आप निकालेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल्स आपको नहीं मिल रहे ना, वो आप इस तरह से निकालते हैं। जी मैम, समझ में आ गई? ठीक है, ओके मैम। बाकियों को भी सिखा देना जिसको नहीं पता, ये जो। अच्छा मैम आ गई, हमें भी आ गई है। जिसको नहीं है वो मेरे पास आ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम पहुंचे थे रिसर्च गैप पे। तो रिसर्च गैप देखो, एक तो ये है कॉन्टेक्स्ट वाला रिसर्च गैप है कि भाई उसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ तो हमारे में नहीं हुआ। अच्छा, लेट्स सपोज कुछ कंट्रीज में हुआ है लेकिन कलेक्टिवली साउथ एशियन रीजन को नहीं देखा गया। देखो ये भी तो एक गैप है ना। एक कंट्री को देखे तो आप देखो, एक सामने तुम्हारी चीज है, उसको देखे तो तुम ये नहीं बता सकते कि अच्छी है बुरी है, जब तक उससे रिलेटिव कोई कंपैरेटिव कोई चीज ना हो। उसको जी देख के मैम। आप कोई बेंचमार्क ना हो, तभी आप कंपेयर करते हैं ना, और बताते हैं कि ये हुआ, ये काम ठीक है या नहीं ठीक है। आप देखो, हो सकता है किसी एक कंट्री में काम हुआ और वो कहें कि ये तो बड़ा ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब आप पूरे रीजन की सिचुएशन देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये गैप था कि उन्होंने एक एक कंट्री को लेके तो स्टडी नजर आती है, लेकिन हमें एक होलिस्टिक व्यू नहीं नजर आता है। तो हमारी स्टडी एक होलिस्टिक व्यू दे रही है। दिस इज अ रिसर्च गैप, ये काम पहले नहीं हुआ और हम कर रहे हैं। और सबसे एक चीज, एक गैप तो ये होता है, एक गैप कॉन्टेक्स्ट वाला होता है। एक गैप ये हो सकता है कि ये वेरिएबल ही स्टडी नहीं हुआ, ये बैंक डाइवर्सिफिकेशन को उन्होंने और वेरिएबल्स के साथ देखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ देखा है, परफॉर्मेंस के साथ देखा है, लेकिन स्टॉक मार्केट वैल्यू पे किसी ने नहीं कभी देखा। तो ये डिफरेंट तरीके से, जहाँ पे आपको लगता है कि आप इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं रिसर्च लिटरेचर में, तो आप उसको मेंशन करते हैं, तो दैट इज योर रिसर्च गैप बेसिकली, जो पहले चीज नहीं हुई हुई और जो आप कर रहे हैं। जब भी रिसर्च पेपर की प्रेजेंटेशन होती है तो आपसे 2-3 पैट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये है कि आपके रिसर्च पेपर में नोवेल्टी क्या है। नोवेल्टी से मतलब ये कि अगर ये काम पहले किसी ने किया हुआ है तो आप ये क्यों कर रहे हैं, इसी का क्या फायदा है इसको करने का। तो आपने इस चीज को जस्टिफाई करना होता है। देखो हम बिल्कुल नोवाइस रिसर्चर्स हैं, पहली दफा रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको इतनी बड़ी चीज, क्योंकि ऐसी इनोवेशन तो नहीं कर सकते। हमने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है, ताकि जो अगला रिसर्चर आए उसको ये काम ना करना पड़े, वो इससे आगे चले। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद आ जाए ऑपरेशनल डेफिनेशन। देखो ऑपरेशनल डेफिनेशन वो होती है, ये नॉर्मली वेरिएबल्स की होती है, जैसे वो उस पेपर में पढ़ा था आप लोगों ने, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, ये उनकी होती है जो प्राइमरी डेटा की रिसर्च करे होते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा क्वेश्चन बना के डेटा सर्कुलेट करा है इन्वेस्टर से, तो दैट इज अ प्राइमरी डेटा, वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। कोई बंदा जो एनुअल रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है, वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी पब्लिश डेटा था, वहां से आपने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो ये चीज होती है। और अच्छा, ऑपरेशनल डेफिनेशन से मुराद ये है कि आप अपने वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे बैंक डाइवर्सिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है आपके नजदीक, या स्टॉक रिटर्न को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या चीज होती है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन इसको कहते हैं। जैसे उसने मैम से सवाल ये था हमारा कि हमने वो डेफिनेशन को एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखना है कि उसको हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो ये कोई सवाल भी था। चीज आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। रिसर्च पेपर में
कोई भी चीज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते, आइडिया और स्पिरिट उसकी वही होती है, लेकिन आप उसको पैराफ्रेज कर रहे होते हैं और आप मैम ये जो उसको रेफरेंस साइटेशन होती देते है हैं। इसको भी पैराफ्रेज करते हैं, ये नहीं, साइटेशन को पैराफ्रेज किया जाता है। साइटेशन को पैराफ्रेज नहीं करते, साइटेशन को पैराफ्रेज नहीं करते, सिर्फ इन टेक्स्ट जो आप टेक्स्ट है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल है ना, अगर मैं इस सवाल को अपने रिसर्च पेपर में लिखना चाहूंगी तो मैं इसको लिखूंगी तो यही कि ये रामेश ने 2020 में ये सवाल किया था मेरे से, लेकिन मैं इसके सवाल की जो ये वर्डिंग है ये बदल दूंगी। सवाल का पर्पस यही होगा कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस का ही पूछा जा रहा है, लेकिन मैं उसकी वर्डिंग बदल दूंगी। उसका पर्पस मैम ये बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशंस में हमारे वेरिएबल्स आते हैं, उनके बारे में बताना होता है हमें, हाँ, जो जैसे डिपेंडेंट, मिसाल के तौर इंडिपेंडेंट, पर मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग है। हाँ, ये आपके वाले में तो नहीं है क्योंकि आपका तो इकोनोमेट्रिक मॉडल है और सेकेंडरी डेटा है ना, ये भी हमने बात की ना, जी सेकेंडरी मैम। डेटा तो आपके वाले में तो नहीं है, लेकिन जो भी वेरिएबल, जैसे मिसाल के तौर पर लिक्विडिटी है, अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो लिक्विडिटी को आप उसको जो डेफिनेशन आप लेंगे, इसका मतलब ये है कि आप उसी तरीके से उसको मेजर कर रहे हैं। जैसे अभी मुझे टॉपिक नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे जिस टॉपिक को मैं एग्जांपल शुरू से दे रही हूँ स्टॉक मार्केट वैल्यू की, तो उसको कैसे मेजर करेंगे ये बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ठीक है अगर मैम। मेरा वेरिएबल है ना स्टॉक रिटर्न मेरा वेरिएबल है, तो मैं ऑपरेशनल डेफिनेशन में उसको बताऊंगी कि इसको फलाने बंदे ने इस साल में इस तरह से मेजर किया था कि अगर प्रीवियस वैल्यू में से करंट में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करके उसको डिवाइड कर दिया जाए प्रीवियस वैल्यू पे तो और मल्टीप्लाई करें 100 से तो स्टॉक रिटर्न आ जाता है। वो डेफिनेशन उसका फॉर्मूला में दूंगी ऑपरेशनल डेफिनेशन के पॉइंट में, जहाँ पे मैंने स्टॉक ठीक है रिटर्न मैम। लिखा होगा। ठीक है, यानी कि आपने उसको कैसे मेजर करना है, उसका फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन किसी बंदे ने दी होगी, वो खुद से तो आप नहीं लिखेंगे, उसका रेफरेंस भी आप देंगे फिर उसमें। सही है मैम। अच्छा, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। मैम इसमें ये सवाल था हमारा, जैसे आपका चैप्टर 1 में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है 3 लाइनों में, उन्होंने बता दिया यार कि हमारे ये 4 वेरिएबल्स हैं, जैसे फेयरनेस, परसेप्शन है, टैक्स नॉलेज है, और एक और तो मैम टैक्स कंप्लायंस है, ई टैक्स सिस्टम है। तो मैम उन्होंने इसके बारे में बोला है कि यार हम लोग इनको इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो आगे फिर उन्होंने चैप्टर्स को बताया है कि चैप्टर 1 से 5 तक हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। तो मैम ये आपने हमारे समझाने के लिए इसमें ऐड किया हुआ है कि हमने अपने रिसर्च पेपर में भी इसी तरह चैप्टर वाइज वो चैप्टर की हेडिंग देनी है और ऐसे आगे बताना है? ये अब चैप्टर के एंड में उन्होंने जो सारा लिखा हुआ है, नॉर्मली ये लिख लेते हैं, अगर नहीं भी लिखना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज आपको ध्यान में रखनी होती है ना, चैप्टर नंबर 1 के अलावा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो आप 1 से 2 लाइनों में या 2 से 3 लाइनों में बताएंगे कि इस चैप्टर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। बस आप इंट्रोडक्शन एक सही। थोड़ा 2 लाइनों का दे देते हैं। ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जिसकी बात कर रहे हो, जो उसने चैप्टर नंबर 1 के आखिर में डिटेल में दिया हुआ है, इससे उसको लंबा करने के लिए दिया है, ऐसी कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती है। आप इसको स्किप भी कर दें मैम तो कोई मतलब फर्क नहीं इसकी पड़ता। मेन एक्सप्लेनेशन वो सिर्फ 3 लाइनों में उसने बता दी है कि ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये इनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कर दें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है या कोई इशू मसला नहीं है। ये उसने इसको ठीक है मैम, थैंक यू। लेंथी करने के लिए ना, लंबा करने के लिए तो वो उसने बताया। अच्छा, ओके मैम, गैप ऑफ ओके। ऑल कंट्रीज नीडेड और सीट नहीं, और सिर्फ आपने देखो ओवरऑल आपने बताना होता है गैप, एक अच्छा मैम ओवरऑल। ये क्वेश्चन था हमारा इस कंटेक्स्ट में था, ये भी मैम क्वेश्चन राहत का था, लेकिन वो भी पता नहीं पूछ नहीं रहा आपसे कि ये वो मुझे बता रहा था कि जैसे अभी हमने जो है ना, आपने हमें बताया था कि यार ये कंट्रीज लो आप सारे ग्रुप जो हैं मैम, जैसे जी मेरा ग्रुप हो गया, बाकी 2 ग्रुप जो हैं, जी जी तो मैम उसमें कम से कम मेरे ख्याल से कोई 15 कंट्रीज आ जाती हैं या ज्यादा या ठीक है कम। ठीक है मैम। ठीक है तो ठीक मैम है। क्या हमने उन सारी कंट्रीज का गैप लेना है, नहीं या नहीं पर नहीं कंट्री पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 3 to 4 कंट्रीज आ रही हैं, या तो फिर हमने उन 3 to 4 से भी छोड़ के एक कंट्री लेनी है हर ग्रुप में? नहीं, देखो मेरी ये बात मैम सुनिए, क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो, जो गैप होता है ना, वो कंट्रीज का गैप नहीं है, ये रिसर्च स्टडी का गैप है। रिसर्च स्टडी से भी मुराद क्या है? देखो, एक टॉपिक है ना कि हम लिक्विडिटी का इम्पैक्ट देख रहे हैं, इस चीज पे देख रहे हैं, ये चलो अभी मुझे तुम लोगों का एग्जैक्टली टॉपिक याद नहीं है, इसी की एग्जांपल लेते हैं, ये बैंक डाइवर्सिफिकेशन की। अब हम ये पूरा एक टॉपिक है ना, अब इस टॉपिक पे इसने इसका इम्पैक्ट देखा है स्टॉक मार्केट वैल्यू पे। तो अब ये जो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वैल्यू पे गैप, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये पहले स्टडी हुआ है या नहीं हुआ, या अगर ये स्टडी हुई है बैंक डाइवर्सिफिकेशन, तो ये किस किस तरह किस किस वेरिएबल के साथ स्टडी हुई है, तो या स्टॉक मार्केट वैल्यू जो है अगर वो स्टडी हुई है तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी हुई है। एक तो ये साइड है। तो आप देखते हैं, आप ये बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो बैंक डाइवर्सिफिकेशन है वो पहले उसका इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि बैंक डाइवर्सिफिकेशन इज योर मेन वेरिएबल ना इस सवाल में, क्योंकि उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप। स्टॉक रिटर्न तो स्टॉक मार्केट वैल्यू तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
वो तो चेंज जी होगी मैम डिपेंडिंग अपॉन बैंक डाइवर्सिफिकेशन। अगर बैंक डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है तो स्टॉक मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, बैंक डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं करे तो स्टॉक मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेसिकली तो फोकस ऑफ द स्टडी बैंक डाइवर्सिफिकेशन है, उसका इम्पैक्ट जा रहा है जिस भी चीज पे जा रहा है। तो आप सबसे मैम पहले ये तो ये क्वेश्चन देखें इस तरह से है मैम, जी ये इस तरह से क्वेश्चन है इस कंटेक्स्ट में है कि हमें मतलब कि हमने मतलब कि ओवरऑल 3-4 ग्रुप्स में जो है ना कम से कम 20 कंट्रीज का डाटा फाइल प्रिपेयर किया है, जी ठीक है मैम। लेकिन जी जो मैम हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है उसका जो नहीं हमारा नहीं रिसर्च पेपर जो बेस पेपर है उसमें हम्म सीरिया आता है, तो मैम वो सीरिया एक कंट्री है। जी तो जी मैम ये क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने जैसे हमने ओवरऑल सारे ग्रुप में 20 कंट्रीज की हैं, तो क्या हाँ हमने 20 कंट्रीज का गैप बताना है या ग्रुप वाइज जो कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उनका गैप बताना नहीं है, नहीं या देखो जो ग्रुप वाइज हुई हैं ग्रुप उनमें से भी एक कंट्री लेनी है? ग्रुप वाइज जो काम किया है अलग अलग, जैसे आपने अपनी कंट्रीज का काम किया है, उन्होंने और कंट्रीज पे काम किया है, और लेकिन डाटा तो इकट्ठा करके सब करोगे ना। आपके पास जो डाटा आएगा वो 20 कंट्रीज का आएगा ना, जी मैम। और उस 20 की 20 कंट्रीज पे आप एनालिसिस करेंगे ना। मैम तो 20 ये की 20 पे करेंगे, हम गैप हाँ निकालेंगे उनका? नहीं, गैप अलग चीज है, एनालिसिस अलग चीज है। देखो मेरी बात सुनो, जो कंट्रीज ली है ना उसको ओवरऑल देखो, वो साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज है। साउथ एशिया में जितनी जी कंट्रीज जी आती है ना उसमें वो कंट्रीज आती हैं जो आपने ली है। अब जहां तक गैप की बात है, गैप का मैं बता रही हूँ, दो तरीके से गैप को आप बताते हैं। एक तो आप ये बताते हैं कि जो हमने रिसर्च पेपर पढ़ा उसमें हर रिसर्च पेपर में जो हम देख रहे थे, हमने गो थ्रू किया, उसमें उन्होंने एक एक कंट्री को लेके स्टडी की हुई है। साउथ जी मैम। किसी ने रीजन को लेके तो स्टडी नहीं किया हुआ, तो हम रीजन को जी लेके मैम। स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये गैप का तरीका है। ठीक है मैम। दूसरा ठीक तरीका है। अस्सलाम ये वालेकुम है, जी जी वालेकुम सलाम। मैम। ये इस हमने फॉर एग्जांपल हमारा जो हमने बेस बनाया ना जिस आर्टिकल, उसमें उसने सायरियन जो कंट्री है उसका जो भी गैप है ना, उस कंट्री में प्रॉब्लम या इशू है उसको आगे फर्दर उस पर काम करना चाहे, तो मैम अब हम उसको किस तरह रिलेट करेंगे अदर कंट्रीज के डाटा के साथ, मतलब किस आप तरह हम देखो जो है ना। देखो उसने तो जो काम किया या उसने जो हाईलाइट चीज की वो तो की। आप इस तरह से लिंक कर रहे हैं कि आप हमें ये बता रहे हैं कि आपको तो एक कंट्री की पिक्चर आपको दिखाई गई है प्रीवियस स्टडीज में, लेकिन हम एक होलिस्टिक व्यू देख रहे हैं। हमने जो गैप आइडेंटिफाई किया है, गैप क्या होता है, वो काम जो पहले नहीं हुआ हुआ। तो हम जी मैम। जो तो साउथ एशियन कंट्रीज पे पहले काम नहीं हुआ हुआ, ये हम कर रहे हैं, दिस इज आवर गैप। ये हमने गैप आइडेंटिफाई किया। अच्छा वो क्यों किया आपने, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई? बिकॉज वी वांटेड टू गेट अ होलिस्टिक पिक्चर। हमें एक कंट्री का तो अगर आप इसको चेक करने जाएं तो ये तो फिर इससे तो कोई आपको चीज पता नहीं चलती। देखो हो सकता है कि पाकिस्तान पे आप अगर इंडिविजुअल स्टडी करें तो आपको पता लगे कि ये इसमें तो ये इसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की तो बैंकिंग मार्केट जो है वो बैंक डाइवर्सिफिकेशन करती नहीं है। अच्छा इंडिया पे करें तो हो सकता है इंडिया का आपको लगे कि डिफरेंट है। तो आप जो है वो एक होलिस्टिक पिक्चर देख रहे हैं साउथ एशियन रीजन की कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या बैंक्स ओवरऑल ओवरऑल नॉट इंडिविजुअली, क्या ओवरऑल साउथ एशिया के बैंक्स जब बैंक डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो उसका स्टॉक मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है या नहीं आता, आप ये देख रहे हैं। तो आपने ये नहीं मैम जो बताना ठीक है मैम। कि हम एक इंडिविजुअल कंट्री पे हमने किया। ये भी चीज हो सकती थी, हो सकता था, ये भी हो सकता था कि आप सिर्फ पाकिस्तान की बैंक्स लेते और पाकिस्तान के बैंक्स की आप चेक कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तानी बैंक जो बैंक डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उसका इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट वैल्यू पे। इंडिविजुअल भी हो सकता है और ओवरऑल भी हो सकता है। तो आपका जो बिग पिक्चर है वो बड़ी है। उसने एक विंडो ली है एक कंट्री की, जिसको उसने हाईलाइट किया और उसको उसने बताया है कि इस पे नहीं हुआ था काम तो मैंने कर दिया। तो आप बताएं कि ये तो 20 कंट्रीज पे नहीं हुआ था, मैंने तो 20 पे कर दिया। जी मैम। ठीक है, ये मैम इस इस तरह तरह से बताना है। तो हमने मतलब कि एक गैप तो ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता चल गया कि इस जगह पे आ रहा है, लेकिन हम जनरली मतलब ओवरऑल कंट्री जो एशियन कंट्री है उन पे चेक करेंगे। जी हम ओवरऑल जो हमारी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हम रीजनल इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। हम रीजन पे देख ठीक रहे हो हैं गया। कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये हमारा गैप है, सही है बिकॉज मैम। इस तरह की कोई स्टडी हमें पहले नजर नहीं आती। तो दिस इज अवर नोवेल्टी, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर को, कि अगला जो रिसर्चर आए वो अब साउथ एशियन रीजन को ना एक्सप्लोर करता रहे फिर से, किसी को और दोबारा ये काम करने की जरूरत ना पड़े। हमने लेटेस्ट रिसर्च उनको प्रोवाइड कर दी है, वो आप कोई और रीजन देखें या कोई और तरीके से कोई और वेरिएबल आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर स्टडी करें बैंक डाइवर्सिफिकेशन में। ठीक हो गया मैम। ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अच्छा मैम। उसके बाद आर वी राइटिंग आर्टिकल और रिसर्च पेपर ऑफ 300 पेज? नहीं 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 नहीं, यस हम मैम। आर्टिकल ये आर्टिकल नहीं लिख रहे एक हैं, हम कंफ्यूजन थी। प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। प्रोजेक्ट जिसमें कम से कम 40-45 पेज तो हों, और वो बन जाते हैं आपके जब आप टेबल्स वगैरह मैम बनाएंगे जी ना। कल
राहत और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो मतलब कि मैम वो मुझे कह रहा था यार कि हम जो है ना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जिसके अंदर कोई 300 पेजेस होते हैं, 300 250 ना इस तरह पेजेस होते हैं। मैंने कहा नहीं यार, हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें कम से कम बस 7-8 पेजेस होते हैं। नहीं नहीं, मैम ना हम हम लिख क्या रहे हैं आर्टिकल लिख वैसे रहे वाकई हैं, में? ना हम आर्टिकल लिख रहे हैं, ना हम थीसिस लिख रहे हैं। थीसिस में होते हैं इतने सारे पेजेस और आर्टिकल में होते हैं 5-7 पेजेस। हम लिख रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट। जी मैम, उसमें कितने पेज होंगे तो मैम? उसमें मेरे ख्याल से 50 से ऊपर थोड़े हो जाएंगे, आई थिंक 45 50 60 इतने होंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइटेशन इज दैट व्हाट कॉपी पेस्ट नहीं, साइटेशन जो होती है ना वो तो आपस में बताते हैं कि ये फलाना बंदा था और ये जो था उसका ईयर था जिसमें उसने ये बात की, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में आप बात उसका आइडिया नहीं आप चेंज करते। आइडिया उसका वही होता है, लफ्ज बदलते हैं, पैराफ्रेजिंग उसको बोलते हैं। मैम पैराफ्रेजिंग करके आगे आप वो साइटेशन दे देंगे। बिल्कुल साइटेशन दे देते हैं। तो मैम फिर अब इसके बाद जी आप बताएं। मैम, वो अगले क्वेश्चन में वो क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, आप वो रीड करें अगला क्वेश्चन, जो ना उधर आ अच्छा, जाएगा। उसमें है कि एक्सप्लेनेशन आफ्टर एवरी साइटेशन इज ओन एक्सप्लेनेशन और इट इज फ्रॉम गूगल और बुक्स। एक्सप्लेनेशन जो है जो भी अब वो आपकी अपनी होगी, एक्सप्लेनेशन तो आपकी अपनी होगी ना। मैम देखो वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अपने वर्ड्स में देखो, यही तो इसको बोलते हैं कमेंट्री। जो आप कह रहे हैं ना, जिस एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कमेंट्री बोलते हैं। कमेंट्री का मतलब ये होता है कि आपने देखा कि एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर राहत है, ये रिसर्चर है, इन्होंने पहले रिसर्च की हुई है और उन्होंने बैंक डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी किया है परफॉर्मेंस के साथ। फिर रेहान है, उन्होंने स्टडी की हुई है 2015 में बैंक डाइवर्सिफिकेशन को परफॉर्मेंस के साथ लेके। आपने उसकी भी स्टडी को मेंशन किया, आपने दूसरे बंदे की राहत की स्टडी को मेंशन किया। फिर आपने कमेंट्री में लिखा कि इन्होंने इन रिसर्चर्स ने परफॉर्मेंस को लेके तो स्टडी किया है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके तो स्टडी किया है, लेकिन किसी ने स्टॉक मार्केट वैल्यू को स्टडी नहीं किया। स्टॉक मार्केट वैल्यू का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, वो भी बहुत असरअंदाज होती है बैंक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। तो इसको हम जो है ना वो हम स्टडी करें इन कनेक्शन टू जी दैट। मैम। ये मैम सारी आपकी इसमें कमेंट्री असल है। में मैम जैसे हमने पहले पैराफ्रेजिंग कर ली, आगे साइटेशन दे दी कि ये इस आर्टिकल से आ रहा है, जी जी उसके बाद मैम उसके बाद थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देते होते हैं, कम से कम जी 4 लाइनें की, 5 जी की, 6 जी, की। आप एक मैम लिंक डेवलप एक्सप्लेनेशन करते में हैं। ना जी बिल्कुल, मैम, फिर वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे मैम, ये सवाल था कि वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी वो अपनी हमारी लैंग्वेज अपनी में होगी। ऑब्जर्वेंस होगी, वो अपनी आपकी लैंग्वेज में होगी। वो जो आप कंक्लूजन सारी चीजें पढ़ के ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो आपके दिमाग में समझ आ रही है कि अभी इस तरफ जा रही है कहानी, तो वो आपने उसको एक ब्रिजिंग जो करते हैं ना, ब्रिजिंग आपने अपनी लैंग्वेज में करनी है, अपनी आपकी वो मैम मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पैराफ्रेजिंग को होगी। हमने एक्सप्लेन करना है आगे फर्दर, पैराफ्रेजिंग को हमने हाँ, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। देखो पैराफ्रेजिंग बेसिकली तो सही। असल में उसी ऑथर का आइडिया है ना जिसको आपने लफ्ज बदले, जी मैम। लेकिन आपकी अपनी भी तो कोई बात होगी ना। मैम उसमें जैसे कुछ जर्नल व्यू होता है, और जैसे हम इनकम टैक्स या किसी चीज की बात करते हैं तो उसका जर्नल व्यू तो होता है ना हमारे पास, हमने जो स्टडीज की हुई है आज तक, उसमें हमें पता होता है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसको फिर हम अपने वर्डिंग में लिखते हैं। बिल्कुल, देखो इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना। तो जब आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं तो वो आप अपने लफ्जों में करते हैं, वो आपकी अपनी बात होती है। जी मैम, हमने ना कल एक इनका फार्मूला कैच किया चैप्टर 1 से ना, मतलब कि हम देखते थे मैम एक पैराफ्रेजिंग होती थी, उसके बाद ना वो लोग उस पैराफ्रेजिंग का ना एक लाइन या 2 लाइनों के अंदर उसका एक हाँ, मेन मीनिंग बताते थे अपने वर्ड्स जी, में। वो मैम बिल्कुल। उसके बाद वो सिमिलरली का वर्ड इस्तेमाल करते थे और हाँ, उसको रिलेट करते थे अपने टॉपिक के साथ, जैसे कि ऐसे ही है, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात करनी है। फिर मैम एग्जैक्टली। ये अपने मतलब कि वो जनरल स्पेसिफिक में आ गए, फिर वो आगे इसमें इन एडिशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसी फिर तरह वो आप ये ब्रिज करते करते हैं, हैं, लिंक करते हैं बातों फिर को। मैम वो जी फिर मैम वो जो साइटेशन में उन्होंने साइटेशन दी होती है ना मैम, मतलब कि उसमें उन्होंने के 4-5 पॉइंट्स हैं, तो उनमें से एक पॉइंट लेके ना मैम उस पे एक और साइटेशन दे देंगे, ऐसे ही है, इसी तरह फिर चलेगा। मैम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैम आपके उसमें लिखा हुआ है कि टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट लेती है सोशल बेनिफिट्स के अंदर लिए, तो मैम सोशल बेनिफिट्स में उन्होंने जो है ना पहले 3 चीजें बता दी हैं कि ये मेंटेनेंस के लिए लेती है, आपके मतलब कि वेलफेयर के लिए लेती है, इन चीजों के लिए लेती है। मैम उन्होंने ये 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। आगे मैम उन्होंने फर्दर जो है ना एक साइटेशन ली है कि एजुकेशन सिस्टम के लिए जो है ना इसके लिए भी वो जो है ना टैक्स लेती है, तो मैम फिर वो साइटेशन लेके ना उन्होंने उसको फर्दर आगे एक्सप्लेन किया है, पहले जर्नल ऐसे की ही है है। फिर स्पेसिफिक किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर उसको अपने टॉपिक के साथ भी लिंक किया होगा, बिकॉज सारी साइटेशंस को लेके लिखने का पर्पस तो यही है ना कि वो आपकी स्टडी को, आपके आइडिया को, जो आपका रिसर्च का सवाल है उसको मजबूत करें ना, उसको स्ट्रेंथन करें। जी मैम, हमने यही कंफर्म करना था आपसे, जैसे हमने साइटेशन पैराफ्रेजिंग की है तो हम उस पे ये फार्मूला लगा सकते हैं ना, पहले उसको बिल्कुल मेजर बिल्कुल, डिफाइन करें, फिर एग्जैक्टली, उसको स्पेसिफिक डिफाइन करें, ऐसे ही है। फिर उसको मैम और नैरो कर देंगे नीचे जाके। ठीक है और फिर मैम, उसे ठीक है। अपने अपने टॉपिक से लिंक करें। बेसिक पर्पस इन सारी साइटेशंस को यूज करने का, आपके आर्टिकल जो आपका पेपर है उसमें यही है प्रोजेक्ट में, कि आप उसे अपने टॉपिक के साथ लिंक करें। इन सारी बातों से आपकी अपनी आर्गुमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, सारी बातों को लिखने जी का मैम। मकसद।
ये है कि आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो, आपका टॉपिक को स्ट्रेंथ मिले कि हाँ ये करने वाली यस रिसर्च मैम। थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो इन लोगों ने किया है, और यही आपने प्रेजेंटेशन में भी प्रूव करना होता है। जी मैम। मैम जनरल में तो चलो ओवरऑल आ जाएगा ना, फिर स्पेसिफिक में हम अपनी कंट्री की तरफ ले जाते होते हैं उसको, अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, अपने टॉपिक की तरफ ले जाते होते हैं, बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अच्छा, मैम। उसके बाद आपने लिखा है बैकग्राउंड साइटेशंस हाउ मेनी। ये डिपेंड करता है कि जितने आप मतलब आप समझते हैं कि अपने टॉपिक तक आते आते जितनी आपको बेहतर लगे, मतलब लेंथ को देखते हुए ये आपने खुद डिसाइड करना है। मतलब इसमें कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इतनी तो आप लाजमी करें। हाँ, जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 15 से 20 आर्टिकल लाजमी स्टडी कर लेना और लेटेस्ट वाले कर लेना। ठीक है। जी मैम। अच्छा, फिर हाउ मेनी साइटेशन इन द होल आर्टिकल, 15 से 20 मतलब आर्टिकल आपने स्टडी करने हैं। फिर देखो 15-20 आर्टिकल का डेटा आपके पास है, फिर जहां चाहे जितनी मर्जी आगे पीछे जितनी आप यूज करें, आर्टिकल तो आपके पास, डेटा तो मौजूद है ना, जहां आपको सूटेबल जी जो जी बात लगती है उसको ऐड कर लें। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम अगर हम आर्टिकल पहले रिव्यू नहीं करते तो हम इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड में किस तरह दे सकते हैं साइटेशंस वगैरह? तो आर्टिकल रिव्यू करें, आर्टिकल पहले रिव्यू करेंगे तभी हम दे सकते हैं ना बैकग्राउंड वगैरह, बिल्कुल पहला बिल्कुल, चैप्टर ताकि लिख आपको के। पता चलेगा ना कि पहले हुआ क्या है, लिटरेचर में क्या बात हुई है, तब आपकी बात जो है वजन आएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। जी ठीक है मैम। अच्छा मैम, हमने एक पैटर्न ट्रेस किया था ना इस चैप्टर 1 से। मैम बैकग्राउंड के अंदर जो साइटेशंस थी ना वो फर्दर हमें नहीं मिली, लेकिन जो फर्दर साइटेशंस थी ना वो हमें आगे मिली हैं फिर, तो मतलब कि इसी रिसर्च तरह ऑब्जेक्टिव। है कि मतलब मैम आपके मतलब पास डेटा तो आ गया ना, अब आप उसको जहां जो बात आपको रेलेवेंट लगती है वहां पे आप फिक्स कर दें उसे, जहां मैम पे ये आपको हो सकता लगता है है कि कि हम लोग मेरी बात आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग करेगी ये बैकग्राउंड वाला। की साइटेशन आगे इस्तेमाल कर लें, जी जी, जरूर हो आगे सकता भी है, इस्तेमाल करें, बिल्कुल हो रिपीट सकता कर है, सकते हैं उनको। कर सकते हैं। ठीक है मैम, साइटेशंस थैंक का यू बेसिक थैंक यू। पर्पस ये होता है कि आपकी बात जहां पे देखो, अगर मैं कोई बात करूं तो हो सकता है वो इतनी अभी एज अ बिगिनर रिसर्चर इतनी बात स्ट्रॉन्ग ना लगे, लेकिन हो सकता है कोई अहमद इमरान हजरा साहब अगर कोई बात करें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसकी वजह कि उनका पीछे कोई 10-12 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो रिसर्चर जी होते हैं ना, मैम। जिनकी रिसर्च पब्लिकेशन हुई भी होती है, तो जब आप उनको साइट करते हैं ना तो आपकी बात में वजन आ जाता है, आपकी बात स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये साइटेशंस का बेसिक पर्पस यही होता है। जी मैम ठीक ठीक। है। इन चैप्टर 1 यू शेयर्ड मॉडरेटिंग वेरिएबल। आपकी स्टडी में मॉडरेटिंग वेरिएबल ही होता है। ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है ना, ये जो आईवी डीवी मॉडरेटिंग मीडिएटिंग वेरिएबल, ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इसे बोलते हैं। ये प्राइमरी रिसर्च में होता है। प्राइमरी रिसर्च में आपके जी जो मैम। वेरिएबल्स होते हैं ना, उनका डेटा आप क्वेश्चनेयर बना के कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी मैम ये आपकी भी हमने, प्राइमरी नहीं है। जी जी तो मैम हमारे सिर्फ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गए जी बस? जी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं मैम। हो सकता है, कंट्रोल वेरिएबल्स हो। मैम ये जी हमने आपसे ठीक है। कंफर्म करना था कि हमने एक पैटर्न एक और ट्रेस किया था। जी मैम जी मतलब कि हम जब गए ना उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर, तो हमने देखा यार कि ना उन्होंने पहले 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आपकी फेयरनेस परसेप्शन जो है उसका इम्पैक्ट क्या है टैक्स कंप्लायंस के ऊपर। फिर उन्होंने पूछा है कि टैक्स नॉलेज का जो है ना इम्पैक्ट क्या है टैक्स कंप्लायंस के ऊपर। फिर उन्होंने पूछा मैम एक और चीज थी कि पता नहीं टैक्स एक और चीज थी उसका इम्पैक्ट क्या है टैक्स कंप्लायंस के ऊपर। तो मैम उन्होंने आगे जाके ना 3 क्वेश्चन और किए हैं कि ई टैक्स सिस्टम जो है ना, ई टैक्स सिस्टम वो कैसे मॉडरेट करता है क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेशन को। फिर मैम एक और क्वेश्चन उन्होंने किया है कि ई टैक्स सिस्टम जो है ना कैसे मॉडरेट करेगा क्वेश्चन 2 के रिलेशन को, क्वेश्चन 3 के रिलेशन को। मैम फिर इसलिए वो पूछ रहे थे हम लोग कि ई टैक्स जो है ये क्या मॉडरेटिंग वेरिएबल है, हाँ, ये कंफर्म करना था आपसे। ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। और देखो हमने हर उसको वेरिएबल को कैटर करना होता है ना। अब आपके सवाल में है ही 2 वेरिएबल। अगर लेट्स सपोज इसने तो मॉडल ऐसा बनाया ना जिसमें मॉडरेटिंग वेरिएबल था, आईवी था, डीवी था, तो इसने हर सवाल को जी कैटर मैम। करना था। लेकिन आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें तो बातें ही 2 हैं, बैंक डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक मार्केट वैल्यू। तो आपका जी एक ही मैम। रिसर्च क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बैंक डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक मार्केट वैल्यू। जितने वेरिएबल्स अच्छा मैम हो अगर आपको हर एक पर्टिकुलरली, को कैटर करना पड़ता है। जी मैम। अब जैसे देखो, अगर लेट्स सपोज लिक्विडिटी रिस्क है, अब आपने ये देखना है कि लिक्विडिटी को आप कैसे मेजर कर रहे हैं, किस फॉर्मूले के तहत मेजर कर रहे हैं। हो सकता है क्या आपने इसके 2 सेगमेंट बनाए हैं लिक्विडिटी रिस्क के, या लिक्विडिटी रिस्क ओवरऑल एक वेरिएबल है, उसको आप ये देखेंगे कि आप मेजर कैसे कर रहे हैं। फिर आप उस हिसाब से या तो आप एक ओवरऑल क्वेश्चन बना देंगे इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क ऑन द डीवी, या फिर आप उसको ब्रेक अच्छा करेंगे जितने उसमें वेरिएबल्स होंगे उस हिसाब से। आपके जी रिसर्च मैम एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पे था डिपेंड आपसे करता है। जी जी। कि ये जो आप जब हम अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या हमारी, जैसे आपने कहा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं इन वेरिएबल्स को ना, ओवरऑल इसको नाम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। सेकेंडरी रिसर्च में मैम नहीं हम होता। लोग, अच्छा मैम अगर सही सही सही,
तो मैम क्या हम सिर्फ डिपेंडेंट से भी अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर सकते हैं जी कि जरूरी है हमने मॉडरेटिंग नहीं, मीडिएटिंग लेके जरूरी आना है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो सेकेंडरी रिसर्च होती है ना, जिस पे आप वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा से डेटा कलेक्ट करे होते हैं, उसमें आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल नहीं होता, ना मीडिएटिंग वेरिएबल भी नहीं होता। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आईवी या आपका कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स आप इसलिए रखते हैं ताकि कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल साइज को कंट्रोल करके आपने इम्पैक्ट देख लिया, तो ये चीज होती है। ठीक हो गया मैम, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 करना है? मैम जैसे आप कहती हैं मैम। मीटिंग एंड होने लगी है वैसे। चलो फिर लिंक शेयर करो दोबारा। मैम अगर एक काम कर लें जी कि मैम वो मुझे फीलिंग आ रही है मैम, सारे ग्रुप वाले कह रहे होंगे यार कि सिर्फ ये वाला ग्रुप बोलता रहा है। मैम अगर इनके भी क्वेश्चंस हैं तो आज वो क्वेश्चंस ले लें सारों के, तो मैम ठीक है। नेक्स्ट क्लास रख लेंगे, उसमें चैप्टर 2 कर लेंगे हम लोग, ताकि मैम ठीक उनका है। भी वो क्वेश्चन था वो पूछ लें आप लोगों से। देखो मेरी बात सुनो, हम एक सब चीज टाइम तो हम ही ले मैंने गए ये हैं। बतानी है कि अभी देखो आप लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके लिए डेटा फाइल भी बनाना एक काम है। डेटा फाइल बनाने से मतलब ये होता है कि आपने उसको अरेंज करना है, मतलब इंपोर्ट करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर में आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपना डेटा अरेंज करना होता है, तो अरेंज करना भी थोड़ा सा टफ होगा, तो हमारे पास हमें टाइम चाहिए उसके लिए। तो मेरा ये सजेशन होगा जी कि मैम। कुछ ग्रुप मेंबर्स को आप एक चैप्टर पे दे दें, कुछ ग्रुप मेंबर्स को आप लिटरेचर रिव्यू पे लगा दें, और कुछ जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आप मेथोडोलॉजी पे काम करना शुरू कर दें, बिकॉज ये साइड बाय साइड ही काम चलेगा। अगर आप ये कहेंगे ना कि एक चैप्टर कंप्लीट हो फिर हम दूसरे पे बात करें, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब जी टाइम जी इसके लिए मैम। आपको हो तो जाएगा फिर भी, लेकिन आपको टाइम ज्यादा चाहिए होगा। अब वो है नहीं आपके पास, अगर आप इसको जुलाई सही। एंड तक खत्म करना है फिर मैम आपको। इस तरह कर लेते हैं कि मैम अभी जो है ना, मतलब कि हमारे कुछ मेंबर जो हैं मैम, इस तरह राहत की भी जॉब स्टार्ट होने वाली है ना 5:30 मैम। तो मैम वो ठीक ऑनलाइन है। जॉब करता है, अच्छा तो मैम बाकी मैं तो फ्री हूँ, तो मैम बाकियों से आप पूछ लें अगर वो फ्री हैं, क्लास लेना चाह रहे हैं, तो मैम वो कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ताकि मैम जो है ना सारे बच्चे अटेंड कर पाए। जो आप बता रही है ना चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे हम, वो सारे सुन लें इसको। तो मैम मुझे तो मसला नहीं है, राहत को है, हम बाकियों से पूछ लें। या फिर एक काम करते हैं, अभी आज इसको जाके जो हमारी बात हुई है इसको गो थ्रू कर लो, चैप्टर नंबर 1 को ये ओके की रिपोर्ट दो कल मुझे, तो हम चैप्टर नंबर 2 फिर डिस्कस कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। और फिर कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो भी बताओ, फिर उसकी क्योंकि उसकी इसलिए मैं ये जल्दी करने की अब कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज हम ये डिस्कशन से निकलेंगे तो प्रैक्टिकल पेपर में कोई चीज लेके आएंगे ना। बिल्कुल ऐसी है मैम, बिल्कुल और ऐसी है। दूसरी चीज ये है कि फिर चैप्टर नंबर 3 की डेटा फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है वो बताना है मैंने। उसके बाद इसकी मेथोडोलॉजी कैसे चैप्टर लिखते कैसे हैं वो बताना है। फिर चैप्टर नंबर 4 हर एक ग्रुप का अपना अपना अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें फिर हर एक का टेस्ट और मेथोडोलॉजी अलग अलग लगेगी ना। वो फिर हर एक ग्रुप का अलग सही अलग मैम। सेशन होगा, उसमें हर एक ग्रुप को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि आपने इसको इस तरह से कंडक्ट करना है। सही मैम, सही। ठीक है मैम बाकी मेंबर से पूछ लें आप कि इनका कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे हो तो वो पूछ लें आपसे, जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड। जी बताएं। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा मैम, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जिस तरह रामेश लोगों के ग्रुप में तो एक मतलब उन्होंने स्पेसिफिक कंट्री सीरिया ले लिया ना, नहीं नहीं तो नहीं, जिस तरह सीरिया मेरा नहीं लिया, टॉपिक सीरिया नहीं लिया। पॉलिटिकल ज़रा इन्होंने पूरा साउथ एशियन रीजन है, इनको ये कंफ्यूजन थी जो कि मैंने अभी ठीक कर दी है। कोई भी एक कंट्री नहीं है, ये साउथ एशियन रीजन है। ये सारे आप लोगों ने अलग अलग कंट्रीज को कलेक्ट किए हैं डेटा, लेकिन आप सबको कलेक्ट कंबाइन करेंगे, हर एक के पास सारी कंट्रीज का डेटा होगा और वो सब उसको यूटिलाइज करेगा। नहीं नहीं मैम, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि इन्होंने तो मतलब एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर फिर मतलब अपना फोकस तो उस पर रखा है ना, सारा नहीं डेटा अप्लाई उस पर करेंगे। नहीं, तो सारा अब डेटा हमारा जो टॉपिक है हम लोग तो मतलब पूरे साउथ एशियन की जनरलाइज कर रहे हैं ना, हमें मतलब कोई एक कंट्री लेने की जरूरत तो नहीं है ना स्पेसिफिक। नहीं, इनको भी कोई एक कंट्री लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो पता नहीं क्यों इस कंट्री का जिक्र किया है, इनका भी टोटल साउथ एशियन रीजन का पे ही देखेंगे इम्पैक्ट। मैम वो हमारा बेस पेपर है। जनरल ये बेस हमने पेपर से एग्जांपल मिक्स ना करो। हमने गैप हाँ, हमने ये एग्जांपल ओके मैम मैम। समझाने के लिए दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समझाने के लिए ही होना चाहिए। जनरल जनरल मैम जो भी हमारा गैप होगा उस पे हमने ओवरऑल देख रहे हैं ना आप, तो जी ओवरऑल देख रहे हैं इंशाल्लाह। जस्ट हमारे समझ नहीं आ रही थी आपकी, तो इसलिए हमने वो इसको लेके आए दरमियान में, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक है ज़रा, इन्होंने भी अच्छा पूरे मैम। साउथ एशियन कंट्रीज को एज ए जनरल उसमें ओवरऑल लेना है, आप लोगों ने भी ओवरऑल करना है। आप लोगों की मेथोडोलॉजी और आपके टॉपिक्स अलग अलग हैं, लेकिन आपका डेटा जो सेट है ना दैट वुड बी सेम। ठीक है मैम, बस यही पूछना था। मैम एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लासेस मॉर्निंग टाइम में रखा करें, शाम के टाइम में बहुत ज्यादा काम होते हैं। आई हैव नीड ऑफ अच्छा
अच्छा चलो ठीक है, मंडे ऑनवर्ड से जो भी क्लासेस होंगी ना वो मॉर्निंग में रखेंगे। मैम हमारा मैम काम तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही वर्किंग जी जी करनी है जी ना, हाँ, हमारा आपका तो आपका रेप्लिकेट ही है। बिल्कुल आपका पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए आपका मैम रेप्लिकेशन एक भी छोटा सा क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन इन द एक सेंस कि रेहान आपका जो डेटा सेट है ना दैट वुड बी प्राइमरी, आपका इन लोगों से मुख्तलिफ है। इन सब का डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि इन्होंने एनुअल रिपोर्ट से निकालना है, आपने क्वेश्चनर बनाना है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन है आपसे। ठीक है मैम रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो रीजन पे आसान काम है कि एक कंट्री पे आसान है? कंट्री भी आसान है, रीजन पे मुश्किल है। रीजन पे आप करेंगे हक अदा करेंगे आप बीबीए का। मैम एक काम करते हैं मैम, हमें भी कंट्री पे दे दें। बात सुनो, तुमने ए ग्रेड नहीं लेना। नहीं मैम मैंने Yes, पर्सनली मैम, मैम वाकई मैंने बी ग्रेड लेना है। नहीं मैम ये लेना है। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी मैम मुझे रमेश। राहत को भी दे दें आप। नहीं मैम मुझे भी मैं- कंट्री दे दें मैम। मैम आपको हमारा पब्लिश भी करवाना है, हम इतनी मेहनत करेंगे तो आपने भी पब्लिश करवाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। रामेश मेरे जीते जी तुम्हें बी ग्रेड नहीं लेने दूंगी। यस मैम, ये हुई ना बात। चलिए मैम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग मैम अपनी एफर्ट डालेंगे इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ठीक है फिर भी प्रिपेयर मैम क्वेश्चन है जी मेरा। जी ओब्वियसली हम करेंगे, लेकिन पहले कोई रिपोर्ट तो लेके आओ ना, कोई रिपोर्ट ड्राफ्ट की फॉर्म में मेरे साथ शेयर करना शुरू करो। चैप्टर नंबर 1 लिखो, गलत लिखो लेकिन भेजो मुझे, मैं इस पे करेक्शन भेजूंगी, फिर उसको ठीक करो। ये प्रोसेस जरा डेली बेसिस पे आप एक्टिव होते हैं ताकि हम इसको कर लें। बिकॉज देखो तुम लोगों का मेजर काम जो डेटा कलेक्शन का था वो हुआ है, सिर्फ डेटा फाइल रेडी करनी है, तो ये हो जाएगा काम, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन जो जरूरी चीज ये है कि आपकी मेरे साथ डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग चीजों की हो, आपको पता हो कि किस चीज को कैसे हैंडल करना है। जी मैम बिल्कुल। मैम मेरा क्वेश्चन था। जी जी पूछे। मैम ने कहा है कि जब अगस्त में जब फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे तो उसके बाद 1 मंथ पूरा किया जाएगा मतलब रिसर्च के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है तो इसमें रिसर्च नहीं हो पाएगी। तो इसे भी एक दफा हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो हमें टाइम ज्यादा मिल जाएगा। हाँ ये कंफर्म कर लें, लेकिन बेहतर है कि साथ साथ कर लें आप। मतलब देखो जितना हम डिले करेंगे उतना हमारे लिए एंड में पैनिक होगा कि इतना टाइम मिल भी गया फिर भी हम लोगों की अगर रिसर्च बेहतर नहीं हुई तो वो उससे इश्यू होता है। तो बेहतर है कि हम अपना काम कर लें, इम्प्रूवमेंट्स तो चलती रहती हैं फिर साथ साथ। मैम सबमिशन की डेडलाइन क्या है? मुझे नहीं आइडिया रमेश, मैंने सुना था सितंबर, लेकिन मुझे मैडम सिद्रा ने बताया था, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे कंफर्म नहीं है। चलें ठीक है मैम, जब तो ठीक है। अपना पेपर तक काम खत्म करना चाहिए ताकि बाद में और भी काम है, सिर्फ फाइनल तो नहीं देने। फाइनल के बाद हमने आगे प्रिपरेशन तैयारी वगैरह करनी है, 100 टेस्ट वगैरह देने हैं एमफिल एमएस के लिए, तो आगे